सुपर बाजार की सीढ़ियां उतरते हुए अमृता ने सुहानी को देखा तो चौंक पड़ी। एक मिनट के लिए अमृता गुस्से से लाल पीली हो गई तो सुहानी ने पास आकर कहा, अरे अमृता जी, आप कैसी है? अमृता खामोश रही तो सुहानी ने फिर आगे कहा, मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज होंगी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आपकी जगह कोई भी होता तो मुझे गलत ही समझता। इतना सुनने के बाद अमृता फिर भी चुप रही। उसे लग रहा था कि सुहानी सिर्फ बेशरम ही नहीं बल्कि अव्वल नंबर की चापलूस भी है। सुहानी ने समझाते हुए आगे कहा, अमृता जी, मेरे मन में कई बार यह ख्याल आया कि आपसे मिलूं और सब कुछ आपको सच सच बता दूं, मगर अनूप जी ने मुझे कसम देकर रोक दिया था। अनूप का नाम सुनते ही अमृता के तन बदन में आग लग गई। वही अनूप जिसने अमृता से प्रेम का नाटक करके उसकी भावनाओं से खेला था और बेवफाई करके चला गया था। अमृता के जीवन के पिछले पन्ने अचानक फड़फड़ा कर खुलने लगे। वह गुस्से से लाल पीली हुई जा रही थी। सुहानी अमृता का हाथ पकड़ कर नीचे रेस्टोरेंट में ले गई। आइए कॉफ़ी पीते हैं और बातें भी करेंगे। ना चाहते हुए भी अमृता सुहानी के साथ चल दी। सुहानी ने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। अमृता अपने अतीत में खो गई। लगभग 10 साल पहले की बात है। पटना शहर उन दिनों आज जैसा आधुनिक नहीं था। शिव प्रसाद सक्सेना का परिवार एक मध्य वर्गीय परिवार था। वे पटना हाई स्कूल में मास्टर थे। उनकी 2 बेटियां थीं, अमृता और रेनू। बस यही छोटा सा परिवार था उनका। अमृता के बीए पास करते ही माँ ने उसकी शादी की जिद पकड़ ली। उसकी जन्म कुंडली की दर्जनों कॉपियां कराकर उन पर हल्दी छिड़ककर तैयार कर ली गई। एक तरफ पापा ने अपने मित्रों में अच्छे लड़के की तलाश शुरू कर दी तो दूसरी ओर माँ ने टिफिन की कापी हर बुआ, मामी और चाचियों में बांट दी। दिन बीतते रहे पर कहीं भी विवाह तय नहीं हो पा रहा था। माँ को परेशान देखकर एक दिन जौनपुर वाली बुआ ने साफ साफ कह दिया, देखो छोटी भाभी, मैंने तो अमृता के लिए जौनपुर में सारी कोशिशें करके देख ली, पर जो भी सुनता है कि लड़की का रंग थोड़ा दबा है, बस नाक भौं सिकोड़ लेता है। अरे दीदी, रंग थोड़ा दबा है तो क्या हुआ, कोई मेरी अमृता में खोट तो निकाल दे। माँ बोल उठी, हम जानते नहीं हैं क्या छोटी भाभी, पर जब ये लोग लड़के वाले बन जाते हैं तब ना जाने कौन सा चश्मा लगा के 13 खोट और 26 कमियां निकालने लगते हैं। माँ और बुआ का अपना अपना राग दिन भर चलता रहता था। इसके बाद तो हर साल लगन आते ही माँ रेनू से टिफिन उतरवाने और उस पर हल्दी छिड़क कर आदान प्रदान करने में लग जाती और लगन समाप्त होते ही निराश होकर बैठ जाती। अगले साल जब फिर से नया टिफिन तैयार होता तब उसमें अमृता की उम्र 1 साल बढ़ा दी जाती। कहीं भी शादी तय नहीं हो पा रही थी। दिन बीतते गए। अमृता में एक हीन भावना घर करने लगी। हर बार लड़की दिखाने की रस्म के बाद वह मानसिक और शारीरिक दोनों रूप में मलिन हो जाती। उसे गुस्सा भी आता और ग्लानि भी होती। पापा के ललाट की सिकन और माँ की चिंता उसे अपने दुख से कहीं ज़्यादा बेचैन करती थी। यह सिलसिला साल दर साल चलता रहा। धीरे धीरे अमृता में एक परिवर्तन आने लगा। वह हर अपमान और अस्वीकृति के लिए अभ्यस्त हो चुकी थी, मगर माँ बाप को उदास देखती तो आहत हो उठती थी। आखिर एक दिन माँ को उदास बैठे देखकर अमृता बोली, माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि शादी नहीं करूँगी। तुम लोग रेनू की शादी कर दो तो क्या जीवन भर कुंवारी ही बैठे रहोगी? माँ ने डांटा। तो क्या हुआ माँ, कितनी ही लड़कियाँ कुंवारी बैठी है, मैं बिन ब्याही रह गई तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा। देखो अस्मिता दीदी ने भी तो शादी नहीं की है, क्या हो गया उन्हें? मौत से रह रही है। हमारे
खानदान की लड़कियां कुंवारी नहीं रहती। इतना कहकर माँ गुस्से में पैर पटकती हुई चली गई। 5 वर्ष बीत गए। अमृता ने MA कर लिया और मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी भी मिल गई। अपने कॉलेज और पढ़ाने में ही वह अपने को व्यस्त रखती थी। अमृता अक्सर सोचा करती, यह कैसी विडंबना है कुदरत की कि रूप आकर्षण न होने की वजह से उसके साथ साथ पूरे परिवार को पीड़ित होना पड़ रहा है। वह कुदरत को अपने प्रति हुई नाइंसाफी के लिए बहुत कोसती थी। वह सोचती कि आखिर उसका कसूर क्या है। शादी के समय लड़की की गुणों के रूप के आवरण में लपेटकर ना जाने कहाँ फेंक दिया जाता है। एक दिन पापा ने जब सुधाकर बाबू से रिश्ते की बात चलाई तो माँ सुनते ही आग बबूला हो गई। आप सठिया तो नहीं गए हैं? सुधाकर अपनी अमृता से 15 साल बड़ा है। आप लड़का ढूंढने चले हैं या बूढ़ा बैल? पापा ने सुधाकर बाबू की नौकरी, अच्छा घराना और भी कई चीज़ों का वास्ता देकर माँ को समझाना चाहा, मगर माँ टस से मस नहीं हुई। एक दिन अमृता जब कॉलेज से घर लौटी तो उसने देखा बरामदे में कोई पुरुष बैठा मम्मी पापा के साथ बड़े अपनेपन से बातें कर रहा था। वह उसे पहचान पाने में विवश थी। तभी पापा ने परिचय कराते हुए कहा, मेरी बड़ी बेटी अमृता यही मगध महिला कॉलेज में लेक्चरर है और आप हैं शोभा के देवर अनूप। अमृता ने देखा, बड़े ही सलीके से खड़े होकर उसने हाथ जोड़े। उत्तर में अमृता ने नमस्ते किया, फिर वह अंदर चली गई। अनूप अक्सर अमृता के घर आने जाने लगा। बातचीत करने में माहिर अनूप बहुत जल्दी ही घर के सभी सदस्यों का प्यारा बन गया। पापा से राजनीति पर बहस होती तो माँ से धार्मिक वार्तालाप। रेनू को चिढ़ाता भी तो बहुत आत्मीयता से। रेनू भी हर विषय में अनूप की सलाह जरूरी समझती थी। कई बार मम्मी पापा उसे झिड़क भी देते थे, जिसे अनूप हंसकर टाल देता। अनूप स्वभाव से एक आजाद ख्याल का व्यक्ति था। वह साहित्य, दर्शन, विज्ञान या प्रेम संबंधों पर जब अमृता से चर्चा करता तब उसकी बुद्धिमत्ता की बरबस ही सराहना करने का उसका जी चाहता था। उसकी आवाज में एक प्रवाह था जो किसी को भी अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम था। अनूप अमृता के कंठित जीवन में हवा के ताजा झोंके की तरह आया। अमृता को धीरे धीरे अनूप का साथ अच्छा लगने लगा। अब तक अमृता ने अपने को दबाकर मन मार कर जीने की कला सीख ली थी, मगर अब अनूप का अस्तित्व उसके मनोभावों पर हावी होने लगा था और अमृता अपनी भावनाओं पर से अंकुश खोने लगी थी। अंजाम सोचकर वह भय से कांप उठती थी, क्योंकि प्रेम की राहें इतनी संकरी होती है कि इनसे वापस लौटकर आने की गुंजाइश नहीं होती। नारी को एक प्राकृतिक उपहार प्राप्त है कि वह पुरुष के मन की बात बगैर कहे ही जान लेती है। इसीलिए अमृता को अनूप का झुकाव भांपने में देर नहीं लगी। आखिर एक दिन इन अप्रत्यक्ष भावनाओं को शब्द भी मिल गए। अनूप ने अपने प्रेम का इजहार कर दिया। प्रतीक्षारत अमृता का रोम रोम पुलकित हो उठा। अमृता में उल्लेखनीय परिवर्तन आने लगा। अपने हृदय के जिस कोने को वह अब तक टटोलने से डरती थी, उसे अब उड़ेल उड़ेल कर निकालने को इच्छुक हो उठी थी। अमृता हमेशा अनूप की ही यादों में खोई रहती। हमेशा खामोश नीरस रहने वाली अमृता अब गुनगुनाती मुस्कुराती दिखी जाने लगी। अमृता ने एक दिन माँ को सब कुछ बता दिया। माँ को तो अनूप पसंद था ही। वह खुश हो गई। पापा भी उसे पसंद करते थे। आखिर एक दिन पापा ने अनूप से उसके पिताजी का पता मांग लिया। वे वहां जाकर शादी की बात करना चाहते थे। अनूप ने बताया कि अगले महीने ही उसके पिताजी पटना आ रहे हैं, यही बात कर लीजिएगा। 3 महीने बीत गए। अनूप के
पिताजी नहीं आए। अनूप ने भी धीरे धीरे आना जाना बहुत कम कर दिया। 1 सप्ताह तक अनूप अमृता से नहीं मिला तो वह सीधे उसके ऑफिस जा पहुंची। वहां पता चला कि आजकल वह छुट्टी पर है। अमृता सीधे अनूप के घर जा पहुंची और दरवाजा खटखटाया। अनूप ने ही दरवाजा खोला। अरे अमृता, तुम आओ, अंदर आओ। यह क्या मजाक है अनूप, तुम 1 सप्ताह से मिले भी नहीं। और अमृता गुस्से में कुछ और कहती कि उसने सामने बालकनी में एक लड़की को देखा तो अचानक चुप हो गई। अनूप ने चौंकते हुए कहा, अरे मैं परिचय कराना तो भूल ही गया। आप अमृता जी हैं, मेरी फैमिली फ्रेंड, और आप हैं सुहानी, मेरी गर्लफ्रेंड। इससे पहले कि अमृता कुछ पूछती, अनूप ने थोड़ा झेपते हुए कहा, बहुत जल्दी ही सुहानी मिसेज अनूप बनने वाली है। अरे सुहानी, अमृता को चाय नहीं पिलाओगी? अमृता को मानो काटो तो खून नहीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। उसका मन करता कि अनूप को झकझोर कर पूछे कि आखिर यह सब क्या कह रहे हो। सुहानी रसोई में गई तो अमृता ने आंखों में गुस्सा जताते हुए कहा, अनूप प्लीज, मजाक की भी कोई सीमा होती है। यह क्या कि जो मुंह में आया बक दिया। यह मजाक नहीं, सच है अमृता कि हम दोनों शादी करने वाले हैं। अनूप ने बेहिचक कहा। अमृता को लगा मानो वह फफक कर रो पड़ेगी। वह झटके से उठी और बाहर चल गई। वह कैसे घर पहुंची उसे होश भी नहीं था। घर पहुंचकर देखा तो सामने माँ बैठी थी। वह अपने आप को रोकते रोकते भी माँ से लिपट गई और फफक कर रो पड़ी। माँ ने भी कुछ नहीं पूछा। वह जानती थी कि रोने से मन हल्का होता है। इस घटना से अमृता को बहुत बड़ा आघात लगा। वह बस इसी बेवफाई की वजह जानना चाहती थी, पर उसका अहम उससे पूछने की इजाज़त नहीं दे रहा था। अमृता एक समझदार लड़की थी, इसीलिए सप्ताह भर में ही उसने अपने आप को संभाल लिया। वह फिर से शांत और खामोश रहने लगी थी। धीरे धीरे अनूप के प्रति उसकी नफरत बढ़ती गई। उधर अनूप ने भी अपना तबादला रांची करवा लिया और अमृता से दूर चला गया। इस समूची घटना से पूरे परिवार में सबसे ज़्यादा आहत अमृता के पापा थे। ऐसा लगता था जैसे मौत ने जिंदगी को परास्त कर उन्हें काफ़ी पीछे ढकेल दिया है। रेनू भी इन दिनों अमृता का कुछ ज़्यादा ही ख्याल करने लगी थी। माँ की डांट ना जाने कहाँ गायब हो गई थी। अमृता को लग रहा था कि वह आजकल सहानुभूति की पात्र बन चुकी है। यह एहसास उसे अनूप की बेवफाई से कहीं ज़्यादा ही आहत करता था। एक दिन अमृता ने पापा से सुधाकर बाबू के साथ रिश्ते की स्वीकृति दे दी। अमृता की शादी हो गई। सुधाकर बाबू के साथ एडजस्ट होने में अमृता को तनिक भी परेशानी महसूस नहीं हुई और अमृता ने पूरे परिवार का दिल जीत लिया। आज शादी को 4 साल बीत गए हैं, मगर अमृता को पता है कि उसके लिए जीवन मात्र एक नाटक का मंच बनकर रह गया है। अमृता एक पत्नी, एक बहू, एक प्रोफेसर और एक माँ बनकर तो जी रही थी, मगर अनूप के उस अमानवीय तिरस्कार से इतनी आहत हुई थी कि उसे पुरुष शब्द से ही नफरत हो गई थी। यही वजह थी कि वह सुधाकर बाबू के प्रति आज तक भी पूरी तरह समर्पित नहीं हो पाई है। खैर, वेटर ने कॉफ़ी लेकर मेज पर रखी, तब अचानक ही अमृता की तंद्रा टूटी। इससे पहले कि वह सुहानी से कुछ पूछती, एक पुरुष की आवाज़ पीछे से आई, ओह सुहानी, तुम यहाँ बैठी हो और मैंने सारा सुपरमार्केट छान मारा। ये मेरे पति है, विनायक। सुहानी ने परिचय करवाया। और यह मेरी मित्र अमृता। हेलो, बड़े सलीके से अभिवादन करता हुआ विनायक बोला। अच्छा, आप लोग बैठो, मैं सामान की पैकिंग करवा कर आता हूँ। और सामने वाली दुकान पर चला गया। तुम चौंक गई ना? सुहानी ने
मुस्कुराते हुए अमृता से कहा, तो तुम्हें भी अनूप ने धोखा दे दिया? इतना गिरा हुआ इंसान निकला हुआ? नहीं अमृता, अनूप जी बेहद नेक इंसान है। उस दिन तुमने जो कुछ देखा वह सब नाटक था। यह क्या कह रही हो तुम? अमृता लगभग चीख उठी थी। उसके बाद सुहानी अमृता को हकीकत बयां करने लगी। अनूप मुझे ट्यूशन पढ़ाया करता था। एक दिन अनूप को परेशान देखकर मैंने कारण पूछा। पहले तो अनूप बात को टालता रहा, फिर उसने तुम्हारे साथ घटी पूरी प्रेम कहानी मुझे सुनाई कि मेरी बड़ी बहन शोभा ने पटना आते वक्त उसे तुम्हारे बारे में काफ़ी कुछ बता दिया था कि तुम हीन भावना की शिकार हो। मनोविज्ञान का विद्यार्थी होने के नाते अनूप को यह समझने में तनिक भी देर नहीं लगी कि तुम्हारे इस हीन भावना से उबारने का क्या उपाय हो सकता है। पहले तो अनूप ने तुम्हारे मन में दबे हुए आत्मविश्वास को धीरे धीरे जगाया, जिसके लिए तुमसे प्रेम का नाटक करना जरूरी था। लेकिन इस नाटक का फायदा अमृता आगे जानने के लिए जिज्ञासु थी, इसीलिए कि तुम सुधाकर बाबू से विवाह कर लो। लेकिन तुम और अनूप भी तो शादी करने वाले थे। उस दिन अनूप ने कुछ ऐसा ही कहा था। वह भी तो अनूप के नाटक का एक अंश था। सुहानी ने कॉफी का प्याला उठाकर एक घूंट भरते हुए आगे कहा, अमृता, मैं भी तुम्हारी तरह उनकी एक शिकार हूँ। मैं रंजित से प्रेम करती थी। रंजित ने किसी और लड़की से शादी कर ली तो मैं इतना आहत हुई कि अपना मानसिक संतुलन ही खो बैठी थी। डॉक्टरों ने मुझे मानसिक आघात का पहला चरण बताया। उन्हीं दिनों पिताजी को अनूप जी मिल गए और मुझे अनूप जी ने अपनी चतुराई से उस कुंठा से बाहर निकाला और जिंदगी से प्रेम करना सिखाया। उन दिनों अनूप से मैं प्रभावित होकर उनसे प्रेम करने लगी थी, लेकिन उन्होंने तो बड़ी शालीनता से, बड़े प्यार से मुझे समझाया कि वे मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ, लड़कियों के दिलों से खेलने वाले लोग भला शादी क्यों करने लगे? अमृता बोल पड़ी। नहीं अमृता, नहीं। बीच में ही बात काटकर सुहानी ने कहा, उन्होंने मुझे कसम दिलाई थी, पर अब मैं वह कसम तोड़ रही हूँ। आज मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगी। अनूप जी को गलत मत समझो। उन्होंने कभी किसी से कोई फायदा नहीं उठाया है। असल में अनूप जी इसलिए शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी जिंदगी मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अनूप को ब्लड कैंसर है। मौन खामोश अमृता की आंखों में आंसू बूंद बनकर टपक पड़े। रुमाल से आंख पोंछती हुई अमृता ने भरे गले से पूछा, अब वे कहाँ हैं? पता नहीं। जाते वक्त मैं लाख पूछा, मगर वह मुस्कुराकर टाल गए। इसलिए सुहानी ने एक पल रुककर फिर कहा, अनूप जी जहाँ भी होंगे किसी न किसी सुहानी या अमृता के जीवन का आत्मविश्वास जगा रहे होंगे। सुहानी तो चली गई, पर अमृता को लग रहा था कि अगर आज सुहानी नहीं मिलती तो जीवन भर अनूप के बारे में हीन भावनाएं लेकर जीती रहती। अनूप जैसे विरले ही होते हैं जो अपनी नेक नामी की बलि चढ़ाकर भी परोपकार करते रहते हैं। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।